ने रद्द किया 4000 मेगावाट क्षमता का तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। कंपनी ने जमीन अधिग्रहण में दिक्कतों को बताया वजह, लेकिन राज्य सरकार की सफाई, जमीन अधिग्रहण में नहीं थी कोई दिक्कत। आखिरकार बिकवाली के चंगुल से मुक्त हुआ बाजार। सेंसेक्स निफ्टी ने लगाई दौड़। निफ्टी 200 डीएमए के ऊपर बंद। सेंसेक्स 200 पॉइंट चढ़ा। मिड कैप्स का भी जोश लौटा। बैंकिंग शेयरों ने भरा बाजार में दम। दवा रिकॉल को लेकर वॉकहार्ट ने दी सफाई, कहा अपनी इच्छा से किया रिकॉल, लेकिन कल हुई शेयर की पिटाई पर सीएनबीसी आवाज उठा रहा है सवाल। इनसाइडर ट्रेडिंग की है आशंका। कॉल ड्रॉप की बढ़ती दिक्कतों पर सीएनबीसी आवाज की मुहिम। आवाज ने खोली ट्राई के सिर्फ 5% कॉल ड्रॉप के दावे की पोल। नेताओं से लेकर आम आदमी ने कहा दावे से कहीं ज्यादा है कॉल ड्रॉप। आज के दिन कोई स्टेटिस्टिक निकाल के ये कहना कि कॉल ड्रॉप होता नहीं है, ये तो बस कंज्यूमर्स को एक इंसल्ट की जैसे बात हो गई ना। अफ्रीकन कारोबार ने भारतीय एयरटेल पर बनाया दबाव। मुनाफा 12.5% घटा। आय में भी गिरावट, लेकिन उम्मीद पर खरी उतरी आइडिया। मुनाफा और मार्जिन दोनों अनुमान से बेहतर। मैनेजमेंट ने कहा बढ़ा सकते हैं कॉल और डेटा रेट्स। Whenever price increase happens, there is in the sense that price increase will happen on voice. So we are saying that the price increase is going to happen both on voice as well as mobile data. रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पटरी पर लाने में जुटी सरकार। नीतिगत उपायों और बैंकों की मदद से प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करेगी सरकार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का फिर चला जादू। म्यूनिसिपल चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी। बीजेपी तीसरे नंबर पर। नमस्कार, आवाज एट 9 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कविता थपलियाल। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी खबरें। दिल्ली में रेवा हुआ करीब 92,000 रुपए सस्ता। दिल्ली सरकार से सब्सिडी मिलने से कंपनी ने घटाया दाम। स्मार्टफोन के जमाने में लैंडलाइन की ओर ध्यान खींचने में जुटी टेलीकॉम कंपनियां। बीएसएनएल के बाद अब एयरटेल भी चुनिंदा पैक पर देगी फ्री कॉलिंग का ऑफर। नेपाल भूकंप में मरने वालों की तादाद 10,000 के पार जाने की आशंका। पड़ोसी की मदद के लिए अमेरिका ने भारत की तारीफ की। अमेरिका राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा ग्लोबल लीडर की भूमिका में आ रहा है भारत। छुट्टी से राहुल गांधी की वापसी के बाद कांग्रेस हुई आक्रामक। सड़क से लेकर संसद तक वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जनरल डिब्बे में चढ़कर किसानों का हाल जानने पहुंचे खन्ना। लेकिन सबसे पहले लगातार गहराते बिजली संकट की कहानी में आज एक गंभीर मोड़ आ गया है। लैंड एक्विजिशन की दिक्कतों से तंग आकर रिलायंस पावर ने आज झारखंड में करीब 4000 मेगावाट की तिलैया पावर प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान कर दिया। कंपनी ने इस अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से जुड़े 18 पावर परचेज समझौते रद्द करने का ऐलान किया और कहा कि तय समय के भीतर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। कंपनी का कहना है कि 5.5 साल की कोशिशों के बाद भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन नहीं मिल पाई है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। रिलायंस पावर ने 5.5 साल पहले इसके लिए राज्य सरकार से समझौता किया था और झारखंड इंटीग्रिड पावर कंपनी नाम की एक अलग कंपनी बनाई थी। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं और साथ है पूर्व बिजली सचिव अनिल राजदान। सबसे पहले चलते हैं राजदान साहब के पास और उनका रिएक्शन ले लेते हैं इस चीज पर। राजदान साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिचुएशन को, ये देखते हुए कि इतनी बड़ी पावर की दिक्कत है, क्राइसिस है देश में, क्या रिलायंस पावर का इस प्रोजेक्ट से हट जाना एक बड़ा सेटबैक माना जाए? ये जो खबर आई है कि तिलैया प्रोजेक्ट का जो पीपीए है उसको टर्मिनेट कर दिया है रिलायंस पावर ने, एक तो ये इस बात की पुष्टि चाहिए कि टर्मिनेशन है कि अभी नोटिस फॉर टर्मिनेशन है। दूसरा ये है कि उस पावर प्रोजेक्ट का बेसिकली जो एडवांटेज था वो लो टैरिफ था, ₹1.77 का टैरिफ था। और अगर झारखंड जैसे प्रांत में जो कि बैकवर्ड है मगर रिसोर्सेज में रिच है,
ये अगर लैंड उपलब्ध हो जाती, सही टाइम पे प्रोजेक्ट लग जाता, तो आज वहां डेवलपमेंट के लिए बहुत एक इम्पेटस मिलता कि चीप पावर अवेलेबल हो जाती, क्योंकि इसका मेजर बेनिफिशियरी जो है वो झारखंड स्टेट है मेरी इत्तला के मुताबिक, जो पावर परचेस एग्रीमेंट थे, और स्टेट्स भी थे, मेरे ख्याल करीब 10 स्टेट्स में ये पावर जानी थी, मगर ज्यादा इसकी झारखंड को ही फायदा मिलता, और इसको पावर को लेकर काफी उद्योग वहां सेटअप हो सकते और धंधे और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती। मगर ये अफसोस की बात है कि ये इसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई, और आगे देखते हैं कि अगर जमीन उपलब्ध हो भी गई तो किस टैरिफ पे अब ये पावर प्रोजेक्ट बन पाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है राजदान जी कि देशों में ऊर्जा संकट को देखते हुए सरकार को ऐसे में क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केंद्रीय सरकार तो ऐसे प्रोजेक्ट बना सकती है, बट उसमें जो प्राइम मूवर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिसने कि सारे जो ग्राउंड पे सहूलियात हैं वो देनी है। इसी तरह नेबरिंग स्टेट रिसोर्स रिच उड़ीसा है, उधर भी ऐसा यूएमपीपी प्लान हुआ था कई साल पहले, उसमें भी थोड़ी दिक्कतें लैंड की ही आ रही थी। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर डेवलपमेंट चाहिए, वो जल्द से जल्द अपने ये सारे जो कि सहूलियत हैं उनको मुहैया उसको करना चाहिए, ताकि जो प्रोजेक्ट डेवलपर है उसको आप चेज करें कि अपना जो शेड्यूल है उस पे वो स्टिक करें, ताकि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स हैं वो आ सकें, और जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो लीस्ट कॉस्ट रहे, और जो लोग अपनी डेवलपमेंट इस पर प्लान कर रहे हैं उनके भी मंसूबे आगे सक्सेसफुल हो सकें। बिल्कुल राजन साहब, शुक्रिया आपके सारे एनालिसिस के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय भी जुड़े हैं। लक्ष्मण, क्या डिटेल्स हैं इस पूरे डेवलपमेंट की? रिलायंस पावर ने क्यों ये पूरा प्रोजेक्ट रद्द किया है, और झारखंड सरकार का क्या कहना है? देखिए, दरअसल रिलायंस पावर की दिक्कत ये थी कि जब से इन्होंने यूएमपीपी लिया था उसके बाद से लगातार इस बात की कोशिश चल रही थी कि इसके लिए जमीन की जरूरत है, जमीन हमें मिल जाए, लेकिन उन तमाम कोशिशों के बावजूद कंपनी इसमें सफल नहीं हो पाई जमीन लेने में। मिसाल के तौर पर उन्हें 2 तरह की जमीन लेनी थी। पहली जमीन तो उन्हें पावर स्टेशन के लिया जाना था, दूसरी जमीन का क्लियरेंस उनको चाहिए था जहां से वो कैप्टिव कोल ब्लॉक था, जहां से कोयला निकालते हो। जो पावर स्टेशन की जमीन लिया जाना था उसके लिए फरवरी 2010 में ही केंद्र सरकार की तरफ से, पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से स्टेज 2 का क्लियरेंस जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद उस पावर स्टेशन के लिए जरूरी जमीन थी वो भी केंद्र सरकार की सिफारिश के बावजूद राज्य सरकार से नहीं मिल पाई। दूसरी जो जमीन थी जो कैप्टिव कोल ब्लॉक के लिए लेना था वो भी उनको राज्य सरकार से नहीं मिल पाई, और करीब पिछले 5.5 साल में करीब 25 बार बैठकें हो चुकी हैं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ, लेकिन उस पर कोई ठोस रणनीति नहीं बन पाई। ऐसे में जो यूएमपीपी की जो डेडलाइन रखी गई थी कि 2025 तक इसको हम शुरू करेंगे, उस डेडलाइन को पूरा कर पाना कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल होता दिख रहा था, एक तरह से कहें बिल्कुल नामुमकिन दिख रहा था। लिहाजा कंपनी ने सारे पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल करने का फैसला लिया है। लेकिन यहाँ पे जो सरकार के सूत्रों से जब हमने बात की, जब उनको हमने बताया कंपनी की ये दलील है, कंपनी का ये आरोप है कि जमीन अधिग्रहण में उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह फैसला बिल्कुल एक तरफा कंपनी ने लिया है। राज्य सरकार, खासतौर से झारखंड सरकार जमीन देने को लेकर बिल्कुल कटिबद्ध है, जमीन देने को तैयार है, लेकिन यह फैसला उनका एक तरफा है और हम अभी भी जमीन देने को तैयार है। अब देखना हो कि ऐसे माहौल में क्या कंपनी अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है या फिर सरकार, केंद्र सरकार को इसमें दखल देना होता है। चलिए, तो यहाँ पे सरकार कह रही है कि वो जमीन देने के लिए तैयार है और बाकी फैसला काफी एक तरफा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। आगे बढ़ते हैं। कई दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार ने तेजी का जश्न मनाया। बैंकिंग शेयरों में आई दमदार तेजी से बाजार को बूस्टर डोज मिला है। मिड कैप शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। कल 200 डीएमए के नीचे आ गया निफ्टी, आज 200 डीएमए के ऊपर आ गया। चलिए बाजार पर और जानकारी दे रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी।
बाजार काफी ज्यादा गिर चुके थे, ओवरसोल्ड थे, एक्सपायरी का हफ्ता है और एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद थी। ये सारे ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से बाजारों में निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखी। फिर से आज शांत शुरुआत हुई और शुरुआती 1-1.5 घंटे में बाजार ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 8,200 के ऊपर टिके रहने में मुश्किल आती हुई दिख रही थी बाजार को। और उसके बाद मिड सेशन में फिर से प्रेशर बनता हुआ दिखा। 8,185 का लो निफ्टी ने बनाया, जो कि 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माना जा रहा था। वहां से बाजार ने एक बाउंस बैक लेने की कोशिश की और वो बाउंस आखिरी आधे पौन घंटे में काफी जबरदस्त आता हुआ दिखा। निफ्टी एक बार ये 8,300 के लेवल पर भी पहुंचा, लेकिन वहां से थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। हालांकि एवरेज क्लोजिंग 70 अंक ऊपर होती हुई दिखी, लेकिन बंद होते होते निफ्टी ने अपने आधे गेंस कम जरूर किए थे। फाइनली पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी सुबह से बरकरार थी और यहां पर ज्यादा बेहतर मजबूती देखने को मिली और दोनों ही इंडेक्स अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। 0.25% की तेजी यहां पर बनती हुई दिखी। 1.5% से ज्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऊपर था, लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर थे बैंकिंग शेयर और खासतौर से बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी में 2.5% के आसपास की शानदार तेजी बनती हुई दिखी और आईसीआईसीआई बैंक में बड़े अपग्रेड आए, खासतौर से दिग्गज एफआईज की तरफ से उसका फायदा मिला। 8% का बड़ा उछाल कल के नतीजों की सारी गिरावट से उभरता हुआ आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, सीएसबी ऊपर थे, लेकिन इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक भी पीछे नहीं थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी जैसे दिग्गजों में भी खरीदारी नजर आई और ऑटो शेयरों में मारुति में भी बड़े अपग्रेड्स आने के बाद आज तेजी बनती हुई दिखी 5% की। टाटा मोटर्स, हीरो, अशोक लेलैंड सब के सब मजबूत थे। कैपिटल गुड शेयरों में भेल ने लीड किया आज की रिकवरी को। हेवेल्स, सीमेंस भी मजबूत थे। वहीं ऑयल एंड गैस स्पेस में केन इंडिया, एचपी, बीपी जैसे शेयरों में जहां पर एक गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आती हुई दिखी, उसके बाद स्टॉक पर 5% की तेजी होती नजर आई। टेलीकॉम शेयरों में आज भारतीय और आइडिया में नतीजों के ठीक पहले अच्छी खरीदारी देखने को मिली। दिन के हाई पॉइंट पर जाकर ये दोनों ही स्टॉक बंद होते नजर आए। वहीं रियल्टी शेयरों में एक टेक्निकल बाउंस बैक डीएलएफ, आईबुल रियल, एचडीआई जैसे शेयरों में आज देखने को मिला। शुगर शेयरों में इस उम्मीद में कि एक दो दिनों में बड़ा राहत पैकेज आ सकता है, इन स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनती दिखी बजाज, मवाना, तिरु, अरुण शुगर में। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो खबरों के दम पर उछले, नेटको फार्मा या माइलोन और टेवा के बीच में डील होने के आसार कम नजर आ रहे हैं। स्टॉक पे 11% की तेजी बनती हुई दिखी। वोकार्ड को लेकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैनेजमेंट ने दवाएं रिकॉल करने की बात की, स्टॉक में आज फिर से 6% का नुकसान दिखा। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में एपेक्स पार्टनर्स स्टेक खरीद सकता है, इस खबर के बाद 1.5% की तेजी बनी। वहीं एमटेक ऑटो, यहां पर इन्होंने जापान में एक एक्विजिशन किया, इस खबर के बाद स्टॉक 3% ऊपर। और कावेरी सीड्स में एफआईएस की खरीदारी की लिमिट पूरी हो चुकी है, अब फ्रेश खरीदारी नहीं हो सकती है। आरबीआई के इस ऐलान के बाद स्टॉक 2.5% फिसला। रिजल्ट्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, किर्लोस्कर ब्रदर्स ने बेहद शानदार नतीजे पेश किए, 13% की तेजी। जियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर हर फ्रंट पर निराश किया, 10% नीचे। इंटेलेक्ट डिजाइन में भी इसी तरह की गिरावट दिखी। आज जो नतीजा है, गोदरेज कंज्यूमर्स यहां पर कमजोर नतीजे दिखे, 2.5% का नुकसान। वेल्सपन को 20% के ऊपरी सर्किट पर। वहीं गुडलक स्टील में भी आज नतीजे के बाद तेजी बनती हुई दिखी। इनके अलावा निफ्टी पर जो मजबूती आती दिखी, टेक महिंद्रा तेजी से उछला, 3.5% की मजबूती। एशियन पेंट्स, आईडीएफसी और एनटीपीसी जैसे दिग्गज भी मजबूत थे। वहीं आईटीसी, कोल इंडिया, इन्फोसिस जैसे शेयरों से दबाव निफ्टी पर बरकरार रहा। जी, और यूएफओ मूवीज का आईपीओ आज से खुल गया है। कंपनी इस इशू में 600 करोड़ रुपए जुटाएगी। आईपीओ के लिए शेयरों का भाव 615 रुपए से 625 रुपए रखा गया है। कंपनी ने 625 रुपए के भाव पर एंकर इन्वेस्टर्स को 180 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। रिलायंस म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक एमएफ और आरबीएस एमएफ जैसे निवेशकों ने इस इशू में पैसा लगाया है। यूएफओ मूवीज का आईपीओ 30 अप्रैल को बंद हो जाएगा। और दवा रिकॉल पर वोकहार्ट ने दी सफाई, लेकिन शेयर की पिटाई पर उठ रहे हैं सवाल। क्या है मांजरा, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पटरी पर लाने में जुटी सरकार, क्या है प्लान, ये भी देखिए आगे। अब बात वोकहार्ट की, जिसमें आज भी गिरावट देखी गई। कल 18% तक टूटने के बाद वोकहार्ट के शेयरों में आज भी इंट्राडे में करीब 10% की गिरावट देखी गई है। क्लोजिंग 6.5% की गिरावट के साथ हुई है। अब सवाल ये उठता है कि वोकहार्ट के दवा रिकॉल की खबर किसे थी, कौन से हैं वो लोग जिसने कल इसमें बिकवाली की? क्या ये इंट्राडे या हम कहें इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है या कुछ और? क्या वोकहार्ट में आई गिरावट की सेबी को जांच करनी चाहिए? और डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं अपने सहयोगी हेमंत खई से। बताएं हेमंत, यहाँ पर क्या वाकई वोकहार्ट में हमने देखा इनसाइडर ट्रेडिंग की आशंका आपको लगती है?
बिल्कुल आशंका है, और ज्यादातर एक्सपर्ट्स भी जिनसे हमने आज बात करी वो यही कह रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आप देखिए कल ही इंट्राडे में स्टॉक में करीब करीब 24% की गिरावट देखी गई थी, 18% नीचे जाकर ये बंद हुआ था। और कल किसी को पब्लिकली नहीं मालूम था कि क्या हुआ है। आज हमने देखा 9:38 पर एक्सचेंजेस को यह सूचना दी गई कि दरअसल दवा रिकॉल की गई है। 12 से 15 दवाएं रिकॉल की गई हैं चिकलथाना और वालुज फैसिलिटी से। ये दवा का रिकॉल साफ तौर पर मैनेजमेंट को ही पता था और किसी को नहीं मालूम था, और आज इन्वेस्टर्स को ये बात बताई गई। तो फिर कल गिरावट किस वजह से थी? तो जाहिर सी बात है, जिनको ये इंफॉर्मेशन पहले होगी उन्होंने यहां पर बिकवाली की होगी। आज 12 बजे मैनेजमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, और आप देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय दरअसल वो स्टॉक बॉटम आउट हो गया, वहां से शॉर्ट पोजीशंस कवर होने लगी, और इस स्टॉक में दिन के निचले स्तरों से दरअसल रिकवरी के साथ क्लोजिंग हुई है। आपको लाल निशान में जरूर दिखेगा दूसरे दिन लगातार, लेकिन डेज लो से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। तो यहां पर अब सवाल यही उठ रहे हैं कि किसे मालूम था इस जानकारी के बारे में एक दिन ठीक पहले, जिसने कल ही यहां पर दबाव बनाया, बिकवाली करी, शॉर्ट पोजीशंस बनाई, और सेबी को इसकी जरूर जानकारी जांच करनी चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए एक्सचेंजेस से कि किसको फायदा हुआ दरअसल इसमें बिकवाली करके एक दिन पहले। तो खराब खबरों पर लगातार या फिर अच्छी खबरों पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इनसाइडर्स काफी एक्टिव हो रहे हैं। ये एक और उसका उदाहरण है, नमूना है। जी शुक्रिया हेमंत। और सेबी के पूर्व ईडी जेएन गुप्ता को भी फिलहाल ये मामला इंसाइडर ट्रेडिंग का ही लग रहा है। उनके मुताबिक सेबी या फिर स्टॉक एक्सचेंज को आगे आकर इसकी जांच करनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन थी, अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वाइडली अवेलेबल थी कि सिलेक्टेड पीपल को अवेलेबल थी, ये तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। हाँ, मेरा ये मानना जरूर है कि ये एक ट्रिगर करता है सिग्नल जिसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, चाहे पहले स्टॉक एक्सचेंज करे बाद में सेबी करे, या पहले सेबी करके स्टॉक एक्सचेंज को डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए बोले। बट ये पूरा सिग्नल देता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये बात की बात है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की इकोनॉमी को लेकर काफी बुलिश नजरिया दिया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक साल 2015-16 में जीडीपी ग्रोथ 7.4 से 7.5% के बीच रहेगी, जबकि FY17 में ग्रोथ की रफ्तार 7.8% तक जा सकती है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ओनो रूहल ने CNBC आवाज के साथ खास बातचीत में कहा कि अगर मानसून कमजोर भी रहता है तो इसका ग्रोथ पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। We just wanted to go through what the final details, what kind of growth numbers we can expect for the current fiscal, and what kind of challenges do you see down the line? So we are expecting 7.45 this fiscal, 7.8 the next, and 8% the year after that. This is very positive because it gets India to the magical 8% that we've talked about. I think there's upside. There's also some downside. Obviously, people talk about the monsoon. Not a very big downside, a very big deal for farmers, of course, but not so much for GDP. Oil prices, you always have to be careful, but people do expect them to remain low. So that should be okay. Then, of course, there's the much talked about a rate hike by the Fed that will be coming at some point, although people do not expect immediately. India is much better prepared for that than in 2013, so it's a downside risk, but it's a manageable risk. I think domestically, a lot of positive momentum, but the key is that we now need to also take measures to unlock credit growth in the banking sector and investment more broadly speaking. Government is working on that, more work to be done, because that is what would really unlock a long sustained burst of high growth. What about the unseasonal rains and the below normal monsoons this year? Have you also taken into account these two factors into your growth numbers? Well, unseasonal rains are in the past, so those have been taken into account. The below average monsoon is in the future, so obviously we have not yet taken that into account because it's a projection, it's not yet a reality. Like I said, even if it were to happen, it wouldn't take major percentage points off the growth estimate because agriculture is a small contributor to growth. और भारतीय और आइडिया ने पेश किए Q4 नतीजे, किसका कनेक्शन मजबूत हुआ और किसने किया नाराज, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पटरी पर लाने में जुटी सरकार, क्या है प्लान, बताएंगे आगे।
आइडिया के Q4 नतीजे बाजार के अनुमान से बेहतर रहे हैं। मुनाफा और मार्जिन दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। कंपनी का मुनाफा 22% बढ़ा है। ये 767 करोड़ से बढ़कर 940 करोड़ के पार चला गया, जबकि अनुमान था कि मुनाफा करीब 10.5% बढ़ेगा। आज आय में भी 5% की बढ़त दर्ज की गई है। मार्जिन करीब 36.5% हो गई है, जबकि 34% का अनुमान था। But the cost pressures are high. The first attempt of the company is to see how much of this cost pressure the scale can absorb, and whatever the scale can absorb, we will attempt to do that, and whatever scale cannot absorb, it will be inevitable that the price increase will happen. But I would like to remind that the price increase, whenever price increase happens, there is general sense that price increase will happen on voice. We are saying that the price increase is going to happen both on voice as well as mobile data. वहीं भारतीय एयरटेल के नतीजों ने बाजार को निराश कर दिया है। उम्मीद थी कि नतीजे बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी का मुनाफा 1436 करोड़ से घटकर 1255 करोड़ पर आ पहुंचा है और कंपनी के चौथे तिमाही के नतीजों में आय भी घटी है। हालांकि मार्जिन में हल्का सुधार देखने को मिला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ रहे एनपीए और रुके हुए प्रोजेक्ट्स की चिंता लगातार सरकार को सता रही है। इसी के चलते आज वित्त मंत्रालय की सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें 85 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर प्रोजेक्ट्स को फिर से पटरी पर लाने के लिए विचार किया गया। बैंकिंग सचिव हसमुख आर्या का कहना है कि सरकार नीतिगत उपायों और बैंकों की मदद से रुके हुए प्रोजेक्ट्स को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। If you look at it, only 4% of these projects are NPA. The rest are not in NPA. A few of them have already been restructured. But it is a preventive step. It is not that we are only discussing the NPA projects. It's a preventive step because all those problems are common to many of them, and we want to address those common problems in which by intervention of some policy measure by the ministry or by some other collective measure of the banks, we can save those projects. और इसी पर और डिटेल्स के लिए चलते हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंडा के पास। प्रदीप, ये बताएं कि अटके हुए प्रोजेक्ट्स न सिर्फ बैंकों के एनपीएस के लिहाज से अहम है, बल्कि इनसे ग्रोथ को भी काफी पुश मिल सकता है, जोर मिल सकता है। ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स को फिर से अगर शुरू करने की बात कही जाए तो आज की बैठक में किस तरह की रणनीति बनी है? 13 सरकारी बैंकों और साथ ही साथ इंफ्रा फाइनेंस कंपनीज जैसे कि पीएफसी, आरईसी जो पावर फाइनेंस के क्षेत्र में है, उनके बीच ये जो मीटिंग हुई वित्त मंत्रालय और कई दूसरे मंत्रालय के अधिकारियों की मौजूदगी में, उसमें खासतौर पे 4 सेक्टर्स पे चर्चा हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े हुए खासतौर पे पावर, शिपिंग और पोर्ट, रोड और इसके साथ ही साथ स्टील, ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जिनसे काफी ज्यादा स्ट्रेस नजर आ रहा है इनके प्रोजेक्ट्स को। और ये जो कुल प्रोजेक्ट्स है 85 प्रोजेक्ट्स 3.5 लाख करोड़ रुपए के टोटल एक्सपोजर वाले, इनमें जो भी अड़चने आ रही हैं, चाहे वो बैंकों की ओर से आ रही हों, चाहे वो सरकार की ओर से अलग अलग मंत्रालयों की ओर से आ रही हों, उन पर इस पर चर्चा की गई है। और ये खास बात यह है कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बड़ा एक्सपोजर है। ये प्रोजेक्ट्स आगे चलकर शायद रफ्तार खो सकते हैं या पूरे ना हो, कोई दिक्कतें नजर आए, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन आज की तारीख में केवल 4% प्रोजेक्ट हैं जो एनपीए हुए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रीएम्प्टिव तरीके से आगे जाकर दिक्कतें ना हो, उसको रोकने के लिए पहले से ही कोशिश सरकार की ओर से और आरबीआई की ओर से और इन मंत्रालयों की ओर से की जा रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक प्रोएक्टिव मेजर है, जिससे आगे आने वाले दिनों में इन सेक्टर्स से एनपीए होने की संभावना कम होती हुई नजर आएगी। जी, और साइबर स्वराज के बाद सीएनबीसी आवाज ने कॉल ड्रॉप के खिलाफ छेड़ी है जंग। क्या है बार बार कटते फोन की सच्चाई? देखिए हमारी मुहिम इस छोटे से ब्रेक के बाद। और दिल्ली में एमएनएम की रेवा के दाम में हुई बड़ी कटौती, कितनी सस्ती हुई कार, जानेंगे हेमंत फिर से इस ब्रेक के बाद। और इलेक्ट्रिक कार रेवा E20 की कीमत 92,000 रुपए सस्ती हो गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कार की कीमत में 16% कटौती का ऐलान किया है। कीमत में इस भारी कटौती का क्या है राज,
ये हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने इसको काफी सब्सिडी दी है और इसकी वजह से भी ये गाड़ी सस्ती हो रही है। हेमंत हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत, क्या वो प्रॉफिट के साथ, मार्जिन के साथ इतनी सस्ती गाड़ी बेच पा रहे हैं? देखिए, 92,000 रुपए सस्ती होना ये इटसेल्फ एक बड़ी खबर है। 2010 में आपको याद होगा महिंद्रा ने रेवा को खरीदा था और इस गाड़ी का नाम रेवा से बदलकर E2O कर दिया गया था। आपको बता दूं ये दरअसल सस्ती क्यों हुई है। फेम नाम की एक सरकार की नई स्कीम है और इसका फुल फॉर्म भी बता रहा हूं, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस स्कीम के तहत दरअसल सरकार इंसेंटिव्स दे रही है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, और इस स्कीम के तहत 29,000 रुपए एक बाइक पर सरकार इंसेंटिव दे रही है और एक कार पर आपको 1,38,000 रुपए के इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। और इस इंसेंटिव्स की वजह से ही दरअसल इस गाड़ी के दाम घट गए हैं। पहले दिल्ली में ऑन रोड ये गाड़ी 5,71,000 रुपए की मिलती थी और अब 4,79,000 रुपीज की मिलने लगी है। ये वो इंसेंटिव्स हैं जो सरकार दे रहे हैं और इन हाइब्रिड गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहती है सरकार। साफ तौर पर यही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सरकार बढ़ावा देना चाहती है, ये समझ में आ रहा है। और आगे चलकर जाहिर सी बात है इन गाड़ियों को लोग खरीदेंगे क्योंकि अब ये अफोर्डेबल हो जाएंगी और ये कीमत भी इसकी कम हो जाएगी। तो देखना होगा आगे चलकर किस तरह से सेल्स उठती है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कितनी गाड़ियां बिक रही हैं, अभी तो करीब 600 गाड़ियां बिकती हैं सालाना, लेकिन माना जा रहा है कि अब ये गाड़ियां अहमदाबाद, हैदराबाद में भी बिकनी शुरू हो जाएंगी। अभी फिलहाल दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में ये गाड़ियां बिकती हैं। बिल्कुल, घटी हुई कीमतों का लोग तो साफ तौर से फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत इन तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। CNBC आवाज जैसे नेट न्यूट्रलिटी पर आपकी आवाज बनकर आगे आया, वैसे ही अब हम कॉल ड्रॉप से आम जनता को होने वाली परेशानी को सामने ला रहे हैं। एक तरफ टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई का मानना है कि कॉल ड्रॉप की संख्या ज्यादा नहीं है। ट्राई की तरफ से जारी एक डेटा के मुताबिक कॉल ड्रॉप तय मानक 5% या इससे कम ही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। शायद तभी सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपनी सर्विसेज सुधारने के लिए फटकार लगाई है। यही नहीं, CNBC आवाज से जब इस बारे में पड़ताल की तो पता चला कि असल में तो कॉल ड्रॉप सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि VIPs के लिए भी बड़ी समस्या बन गई है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आमतौर पर यह कहा जाता है कि आम इंसान जिन समस्याओं से परेशान होता है VIP उनसे बच जाते हैं क्योंकि वो VIP होते हैं, लेकिन कॉल ड्रॉप एक ऐसी समस्या है जो आम इंसान के साथ साथ VIP को भी उसी तरह परेशान करती है। इसका जायजा जब हमने लिया कानून बनाने वाले लोगों के साथ तो काफी चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई। कॉल ड्रॉप निश्चित रूप से बड़ी संकट है और इस सच्चाई को रूप में स्वीकार करना चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि BSNL MTNL का कॉल ड्रॉप करता है, आज तो जितनी भी फोन कंपनियां हैं उनका कॉल ड्रॉप करता है और बहुत क्रोध आता है जब कॉल ड्रॉप करता है। इसलिए लेकिन मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद भी इस पूरे विषय का उन्हें संज्ञान है और कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। व्यक्तिगत अनुभव है 10 में से अमूमन कितने कॉल ड्रॉप हो जाते हैं? नहीं, मैं तो हमेशा इस बात को अपने अलग तरीके से कहता हूं कि जो कॉल मेरे बिना काटे हुए अगर कट जाए तो कम से कम मुझे उसका भुगतान ना करना पड़े, ऐसी मेरी राय है। TRI के बारे में ही मुझे लगता है एक बहस होनी चाहिए और TRI पर ही रिव्यू होनी चाहिए। सही बात यह है कि TRI को जो करना चाहिए था कंज्यूमर्स की हितों का रक्षा करना है और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को एक चेक पर लगाने, TRI ने किया नहीं है ये। और आज के दिन कोई स्टेटिस्टिक्स निकाल के ये कहना कि कॉल ड्रॉप होता नहीं है, ये तो बस कंज्यूमर्स को एक इंसल्ट की जैसे बात हो गई ना। कॉल ड्रॉप की समस्या से हम 4-8 हो रहे हैं, आप 2-4 की बात कर रहे हैं। मतलब क्या कारण है? ये कहीं ना कहीं लगता है ऐसे जैसे कि इन प्राइवेट ऑपरेटर्स को जो है मदद की जा रही है और प्राइवेट ऑपरेटर्स की शेयर में जो है अब MTNL और BSNL ये और भी वर्स्ट हो गए। मतलब इनकी तो फोन लगना मुश्किल है, फोन लग जाए तो बात होना मुश्किल है। किसी भी एरिया में अगर आप थोड़ा सा 4 गज इधर से उधर हो जाते हैं तो आपके जो है सिग्नल जो है ड्रॉप हो जाते हैं। हर एक कॉल ड्रॉप होती है। एक्सपीरियंस तो क्या किया है, एवरी कॉल आई एक्सपीरियंस दिस थिंग। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड।
There was a time when the Indian cell phones used to work better in India than in America, and now we are facing so much problem. I don't know what's wrong. मैं तो जो auction की policy है इसके खिलाफ हूँ. If you will increase the cost of operating, then this is what will happen. They're not able to. This will not remain viable for people. This service will become defunct. अब मोबाइल ये वास्तव है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, एक है, दो है. विश्व में चाइना के बाद सबसे ज्यादा मोबाइल इंडिया में है. तो कॉल ड्रॉप न हो और लोगों को बेहतर सेवा मिले, इसके लिए कुछ न कुछ साइंटिफिक रास्ता निकालने की जरूरत है. संचार मंत्रालय ने टेलीकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है. चूंकि यह समस्या कानून बनाने वाले लोगों तक पहुंच चुकी है, तो उम्मीद की जाती है कि टेलीकॉम मंत्रालय की हिदायत पर टेलीकॉम कंपनियां जल्द से जल्द कदम उठाएंगी. लक्ष्मण रॉय, दिल्ली. तो देश के नेता भी सीएनबीसी आवाज की मुहिम के साथ जुड़ते दिखे हैं. आइए अब सुनते हैं कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले आम लोग, प्रोफेशनल्स और कंपनियों के अधिकारी रोजमर्रा में कॉल ड्रॉप की समस्या से कैसे दो चार हो रहे हैं, कैसे टेलीकॉम कंपनियों की खराब सर्विस कस्टमर्स की मुसीबत बढ़ा रही है. ये एक डेली फिनोमिनन बन गया. ये नहीं कि कभी कभी बात होती है, ये डेली फिनोमिनन बन गया है. और घर में भी, क्योंकि मुझे अभी पता है कि वो होगा ही, सिग्नल होगा ही होगा ड्रॉप, तो मैं ज्यादा से ज्यादा अभी लैंडलाइन यूज करना शुरू कर रहा हूँ घर में, बजाय इसके कि मोबाइल फोन के. एक बहुत काफी बड़ी समस्या है ये बॉम्बे में. हम ये चाहते हैं कि जो हम पैसे खर्च करते हैं उसकी एटलीस्ट हमें क्वालिटी मिलनी चाहिए. आज चाहे वो कहते हैं कि हम हमारा कवरेज बढ़ा रहे हैं, हम 3G दे रहे हैं, 4G दे रहे हैं, लेकिन एक सादा कॉल जो है वो दिन में 2-4 बार ड्रॉप हो ही जाता है. और इस समय आप सोचिए कि आप अपनी फैमिली या अपने बिजनेस एसेट से बात करते हो तो सोचता है कि ये आदमी कैसा है कि शायद ये फोन बराबर नहीं है, कि वो बराबर ढंग का कवरेज भी नहीं इस्तेमाल सकता है. तो ये काफी एम्बैरसिंग हो जाता है. आई थिंक कवरेज पहले से बहुत ज्यादा पुअर हो गया है हर सर्विस प्रोवाइडर का. सो मेरे कुछ दोस्त वोडाफोन से भारती एयरटेल भी गए, बट द प्रॉब्लम इज द सेम. ऑन एवरी हर 15 कॉल में करीब 2-3 कॉल्स तो ड्रॉप होते हैं. आजकल आप अंतरिक्ष में भी कांटेक्ट कर सक रहे हैं, आप समुद्र के बीच में भी कांटेक्ट कर सक रहे हैं. तो ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि आप मरीन ड्राइव के ऊपर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और वो गिर रहा है. तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कंफर्ट जोन सा हो गया है. कंज्यूमर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है एक तरह से. टेलकोज खुश हैं कि चलो, खुश हैं मतलब ठीक है कि हम क्यों और ज्यादा पैसा खर्चें, और गवर्नमेंट तो एज यूजुअल उनका कुछ जाता नहीं है, तो इसलिए वो कंसर्न है नहीं इसके बारे में. आगे बढ़ते हैं. छुट्टी से राहुल गांधी की वापसी के बाद कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है. सड़क से लेकर संसद तक वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है. उधर राहुल गांधी किसानों की दयनीय हालत की जानकारी लेने पंजाब गए हैं, तो इधर संसद में कांग्रेस पीएम को उनके एक बयान पर घेरने में जुटी है. देखिए ये रिपोर्ट. मंडी में जा रहा हूँ, स्थिति देखने जा रहा हूँ, क्या सिचुएशन है वहाँ पे ग्राउंड पर. मुझे काफी बताया जा रहा है कि बुरी हालत है, तो मैं अपनी आंखों से देखना चाह रहा था. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब दौरे पर हैं. दिल्ली से सचखंड एक्सप्रेस में सवार होकर वो पंजाब के किसानों से मिलने पहुंचे. रास्ते में उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिए. पंजाब में किसान भूमि अधिग्रहण और मंडियों में गेहूं खरीद न होने की वजह से दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इनके दर्द में शामिल होने का दावा कर रहे हैं. वो कई शहरों की अनाज मंडी में किसानों से मिले. तो सर काफी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, काफी किसान आत्महत्या कर रहे हैं. तो इस बारे में हम ट्रेन में बात कर रहे थे लोगों से. हाँ जी, कि मंडियों पे सामान उठ नहीं रहा है, इसलिए मैं जा रहा था. ट्रेन के साधारण डिब्बे में यात्रा कर राहुल गांधी आम आदमी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. बुधवार को वो 2 दिन के लिए महाराष्ट्र में होंगे, वहाँ के किसानों से मुलाकात करेंगे. राहुल की वापसी के बाद सरकार पर वार की कांग्रेस की रणनीति अचानक आक्रामक नजर आ रही है. कांग्रेस सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि संसद में भी हमलावर है. जरा राज्यसभा में पीएम मोदी के कनाडा और जर्मनी में दिए गए भाषण पर मचे बवाल पर नजर डालिए. अपने पद की गरिमा को छोटा किया, बोलेंगे मजबूती से. ये गलत है. आप हमारी बात सुन ले. ऐसी भाषा कैसे बोलेंगे आप? सुन ले. आप इसको सुन ले. आप इसलिए कहाँ पे कहा है? आप इसको दिखाइए कहाँ पे कहा है. आप एक्सपोर्ट शूटिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते. आपने उन्होंने कहा है
किस दस्तावेज में है, आप दिखाइए ना इसमें। नरेंद्र मोदी। पीएम ने अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान कहा था कि पहले भारत सुरक्षा परिषद में सदस्यता की भीख मांगा करता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने टोरंटो में कहा था कि पहले देश की छवि स्कैम इंडिया की थी, हम चाहते हैं अब देश स्किल इंडिया के तौर पर जाना जाए। कांग्रेस का कहना था कि विदेश में पीएम का ये बयान देश का अपमान है। कांग्रेस का साथ बाकी विपक्षी दलों ने भी दिया। प्रधानमंत्री ने देश की छवि को खराब किया, अपने पद की गरिमा को छोटा किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए, वो भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने विदेश में जाकर ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिससे कि अपने देश की गरिमा के ऊपर आँच आए। वापस ईरान से आया। कांग्रेस चाहती थी कि राज्यसभा में नियम 267 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराई जाए, लेकिन उपसभापति पीजे कुरियन ने नोटिस को खारिज कर दिया। उधर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस को चुनौती दी कि अगर चर्चा होगी तो देश में 60 सालों तक हुए भ्रष्टाचार पर भी बात होगी। याद दिलाना चाहता हूँ, विषय केवल इतना है कि अगर 60 साल के भ्रष्टाचार के कांड पे चर्चा होगी तो केवल विषय इसका है कि उन कांडों की चर्चा की जाए या न की जाए। जब प्रधानमंत्री विदेश में होते हैं तो सड़क से संसद तक कांग्रेस बनाम मोदी सरकार अब खुलकर नजर आने लगा है। कांग्रेस संसद में सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, तो उनके उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बदले तेवर के साथ अपनी जगह बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। अरुण सिंह, दिल्ली। और नेपाल में आए भयानक भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। त्रासदी के 3 दिन बाद अब तक मौत का आंकड़ा 5000 के पार जा चुका है। नेपाल में भूकंप से अब तक 5057 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 8000 लोग जख्मी हैं। नेपाल के पीएम ने आशंका जताई है कि मौत का आंकड़ा 10,000 को पार कर सकता है। इस बीच आज काठमांडू में फिर से बारिश होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से राहत अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं कल रात और आज सुबह फिर नेपाल में हल्के फुल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत समेत करीब 1 दर्जन देशों के राहत और बचाव कर्मी इस वक्त नेपाल में जुटे हैं। खोजी कुत्तों, बेहतर साजो सामान और तकनीक के जरिए मलबों में से लोगों को ढूंढने और निकालने का काम जारी है। नेपाल में एक तरह से भारत और चीन कूटनीतिक मुकाबले में है। भूकंप के बाद राहत और मदद में भारत सबसे आगे रहा और उसकी मौजूदगी नेपाल में व्यापक तौर पर दिखी भी। चीन एक दिन बाद एक्शन में आया। मोदी के प्रोएक्टिव रुख से नेपाली जनता भी प्रभावित नजर आ रही है और इस बात पर आज अमेरिका ने भी मुहर लगा दी। अमेरिका ने नेपाल की मदद के लिए भारत की तारीफ की है। भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा है कि भारत ने पहले यमन फिर नेपाल में भारत ने जिस तरह से लीडरशिप की भूमिका भाई है वो प्रेरणा देने वाली है। वर्मा ने कहा कि भारत ने दिखा दिया है कि वो ग्लोबल लीडर है। नेपाल में आए भूकंप की वजह से रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोग आम चीजों के लिए भी तरस रहे हैं और काला बाजारी जोरों पर है। भूकंप के 3 दिन बाद अब नेपाल में आम जरूरत की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। भूकंप और बारिश की दोहरी मार झेल रहे नेपाल के लोगों पर अब महंगाई की मार भी पड़ रही है। हम जो लेने जाए ना वो ज्यादा महंगे हो गया। 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा ही महंगा हो गया। आज सुबह ले आया एक सामान, वो भी ज्यादा, कल से आज ज्यादा ही हो गया। सब्जी में 40% बढ़ गया है। सब्जी जो 50 में मिलते हैं 80-90 हो गया है। रोजमर्रा की चीजों के बढ़े दामों ने लोगों की परेशानी और भी बढ़ा दी है। भूकंप के बाद नेपाल में पानी की किल्लत हो चली है। लोगों को पीने के पानी के लिए भी भारी दाम चुकाना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल पंपों पर भी लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का फिर चला जादू। म्यूनिसिपल चुनावों में दीदी की धूम। देखिए पूरी खबर ब्रेक के बाद। और कमोडिटी बाजार में फिर लौटने लगी है रौनक। क्या है वजह, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू बरकरार है। स्थानीय निकाय के चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल को शानदार सफलता मिली है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में टीएमसी 144 में से 114 वार्ड में जीती है और इसके अलावा 91 स्थानीय निकायों में से तृणमूल कांग्रेस ने 69 निकायों में जीत हासिल की है और लेफ्ट को 6 स्थानीय निकायों में जीत मिली है। वहीं कांग्रेस को 5 जगहों पर जीत हासिल हुई और इस चुनाव के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा था।
और सरकार चीनी उद्योग के लिए अगले 1 से 2 दिन में बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल इस मुद्दे पर हुई बैठक में अधिकांश सिफारिशों पर सहमति बन गई। राहत पैकेज में चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने और बफर स्टॉक बनाने का फैसला भी लिया जा सकता है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने संसद में चीनी के मुद्दे पर बयान भी दिया। हालांकि उन्होंने एक्सपोर्ट इंसेंटिव बढ़ाने की बात पर कोई आश्वासन देने से मना कर दिया। एक्सपोर्ट इंसेंटिव पहले 3300 रुपया देते थे, अब बढ़ा करके हम लोगों ने 4000 रुपया क्या कहते हैं कर दिया है। और उसमें रीस्ट्रक्चरिंग का मांग वो लोग कर रहे हैं कि जो अभी 5 साल का है उसको बढ़ा करके 1 आध साल और कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि वो हमारे सामने में मुद्दा है, लेकिन हम उस पर कोई एश्योरेंस अभी दे नहीं सकते हैं। मुझको लगता है कि ये संभव नहीं है। एक तरफ में डी कंट्रोल हो गया है, फिर उसको कंट्रोल करके फिर उसमें जो है सो डी कंट्रोल मैकेनिज्म का लागू करना। मैं समझता हूं कि अभी ये सरकार मतलब हमारे डिमांड्स आए हैं, लेकिन वो अभी हमारे विचाराधीन नहीं है। कमोडिटी मार्केट के अच्छे दिन आते दिखाई दे रहे हैं। मॉनसून कम रहने के आसार, कच्चे तेल और सोने में उठापटक के कारण पिछले 15 दिन में कमोडिटी बाजार के वॉल्यूम में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। अहमदाबाद के कमोडिटी ब्रोकर्स के डीलिंग रूम्स में इन दिनों भीड़ भाड़ दिखने लगी है। वजह यह है कि पिछले कई महीनों से गायब ट्रेडर्स फिर से बाजार में लौट आए हैं। ट्रेडर्स को लगता है कि सोने चांदी और कच्चे तेल की कीमतों में उठापटक और कम बारिश की आशंका के कारण कैस्टर सीड, धनिया और जीरे जैसी कमोडिटीज में तेजी आ सकती है और उन्हें कमाई के मौके हाथ लग सकते हैं। अभी क्या है कि जो रूटीन काम शुरू हुआ है, ठीक है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, एग्री में देखने जाए तो एरेंडा है वगैरह सब जिसमें वॉल्यूम मिल रहे हैं, उसके अंदर फ्लक्चुएशन जो आ रही है उसकी वजह से 2 पैसे हमको कमाने मिल रहे हैं। जो पहले जो कर रहे थे उसके अंदर क्या है कि हमारा ब्रोकरेज भी चला जाता था, नो प्रॉफिट नो लॉस में रहते थे। अभी क्या वॉल्यूम की वजह से हमको काम मिल रहा है और हम लोग ने काम शुरू कर दिया है। पिछले 1.5-2 साल में कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट के ट्रेडिंग वॉल्यूम में काफी गिरावट आई है। वहीं रिटेल पार्टिसिपेशन भी घटा है, लेकिन बाजार में ट्रेडर्स की वापसी ब्रोकर्स के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है। इतना ही नहीं, ब्रोकर्स का मानना है कि रियल एस्टेट में मंदी और शेयर बाजार में उठापटक के कारण बदला कारोबारी भी फिर से कारोबार शुरू करेंगे। जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इंटरनेशनल मार्केट में जो ग्रीस का फैक्टर है, दूसरी जो ओवरऑल अनसर्टेनिटी है, उसके हिसाब से मेटल्स में, क्रूड में भी काफी सारी मूवमेंट दिखी है। तो वो हिसाब से परसेंटेज वाइज अपने बात करें तो 15-20% आप मार्केट में अभी बढ़ोतरी हुई है वॉल्यूम्स में, कमोडिटी मार्केट में। स्थिति और फ्लैट कारोबार के कारण कमोडिटी मार्केट से दूर हुए ट्रेडर्स तो लौट के वापस आए हैं। अब ब्रोकर्स को उम्मीद है कि रिटेल पार्टिसिपेशन भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, जिसके कारण उनके अच्छे दिन लौट के आ सकते हैं। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और आम आदमी की थाली से दालें दूर हो सकती हैं। पिछले 15 दिनों में ही इनकी कीमत करीब 20% तक उछल गई है। कमजोर मानसून और कम पैदावार से आगे महंगाई की आग को हवा मिलने की आशंका है। ऐसे में दालों पर से स्टॉक लिमिट हटाने के फैसले से सरकार के मार्केट इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े हो गए हैं। अरहर की दाल 110 रुपए किलो, मूंग दाल 130 रुपए किलो, चने की दाल 75 रुपए किलो। दालों की ये कीमत फिर से महंगाई की आग को हवा दे सकती है। पिछले सिर्फ 15 दिनों में इनके भाव करीब 20% तक उछल गए हैं। इस साल पैदावार कम है, लेकिन बम्पर इंपोर्ट से 1.5 महीने पहले तक दालों की कीमतें कंट्रोल में थी, लेकिन अब कमजोर मानसून की आहट मार्केट पर रंग दिखाने लगी है। ऐसे में महाराष्ट्र में स्टॉक लिमिट खत्म करने का फैसला सरकार के मार्केट इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े कर रहा है। एकरेज कम है, बुआई कम हुई है, उत्पादन कम है इस साल, वो जानते हैं तो भाव बढ़ गई है। मैं समझता हूँ कि इससे भी चना का भाव जो है 4,200 रुपया है प्रति क्विंटल, उससे और बढ़ गया तो जरूर सरकार को कदम उठाने में कोई मजबूरियां आएंगी। देयर विल बी प्रोबेबली स्टॉक लिमिट दोबारा लगाया जाएगा। बाजार के जानकार भी मान रहे हैं कि मानसून के आने तक चने का दाम और बढ़ेगा। ऐसे में दालें किचन का बजट बढ़ा सकती हैं। सेंटिमेंट्स ड्रिवन मार्केट है काफी हद तक, तो मेरे हिसाब से आई थिंक 4350 4400 रूल आउट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म में अभी भी मुझे लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। पिछले 2 साल तक महंगाई में दालों का कोई योगदान नहीं था। अब महंगाई काबू में है, लेकिन दालों की कीमतें बेकाबू हो रही हैं। बेशक इस साल भी अगर मानसून कमजोर रहा तो महंगाई की आग को हवा मिलनी तय है। नीरज राय, मुंबई। और
स्मार्टफोन के जमाने में लैंडलाइन की ओर ध्यान खींचने में जुटी टेलीकॉम कंपनियां। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। दिल्ली में कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर फिर विवादों में फंसे। पूरी खबर देखिए कुछ ही देर में। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर विवाद में फंस गए हैं। आरोप है कि उनकी LLB डिग्री फर्जी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तोमर से मामले पर सफाई मांगी है। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री फर्जी बताई जा रही है। तोमर ने बिहार की यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री लिए जाने का दावा किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया है कि तोमर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जाली है और संस्थान में उससे जुड़ा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यूनिवर्सिटी ने अपनी जांच रिपोर्ट अदालत के सामने रखते हुए कहा कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट में जो सीरियल नंबर दर्ज है उस पर तोमर का नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दिख रहा है। हालांकि तोमर ने अपनी डिग्री को 100% सच बताया है। आज को आज नहीं, मेरा सब कुछ ठीक है। वो एक अलग रोल नंबर कोड करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी ले आते हैं, फिर कहते हैं गलत है, सही है। वो जब रिकॉर्ड्स वहां पे आएंगे, सारे जो जवाब वहां पे एफिडेविट फाइल करेंगे, कॉलेज जिस कॉलेज में मैं पढ़ा, जिस कॉलेज में मेरी अटेंडेंस है, जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन है, वो सब रिकॉर्ड्स आएंगे हमारे भाई साहब। कानून मंत्री पर लगे आरोपों के बाद विपक्ष ने तोमर के इस्तीफे की भी मांग की है। FIR दर्ज करके उनको सजा कब मिल रही है, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को, फर्जी डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना अपने आप में IPC के तहत अपराध है। रेलवे में खाने पीने और नाश्ते की सुविधा मुहैया कराने वाली IRCTC अब लोगों को हेलीकॉप्टर से मुंबई दर्शन कराने की सेवा शुरू करने जा रही है। 1 मई से शुरू हो रही मुंबई दर्शन सेवा के तहत हेलीकॉप्टर में एक साथ 3 लोगों को सफर कराया जाएगा। मुंबई दर्शन सेवा जुहू के एरोड्रम से दक्षिण मुंबई और उत्तर मुंबई के 2 रूट्स पर शुरू हो रही है और इसमें बांद्रा वर्ली सी लिंक और मालवे समेत पर्यटन के लिहाज से चुनिंदा जगहों को शामिल किया गया है। वेस्ट जोन के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह को भरोसा है कि मुंबई में ये सेवा हिट होगी और इसके बाद इसे दूसरे शहरों में शुरू किया जाएगा। IRCTC ने सुरक्षा के लिहाज से DGCA के नियमों के पालन करने की बात कही है। और US के शहर बाल्टीमोर में एक अफ्रीकी अमेरिकन फ्रेडी ग्रे की पुलिस कस्टडी में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार होते ही पूरे शहर में दंगे भड़क गए। जगह जगह आगजनी की गई। गुस्साए लोग ने एक स्टोर को आग के हवाले कर दिया। बाल्टीमोर के मेयर का कहना था कि कुछ लुटेरों ने इस उपद्रव को हाईजैक कर लिया है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैरीलैंड के गवर्नर ने इलाके में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। नेशनल गार्ड को शहर में शांति कायम करने के लिए बुला लिया गया है। बुलेटिन में अंत करते हैं आपके फायदे की खबर के साथ। BSNL के बाद अब लैंडलाइन कनेक्शन के लिए एयरटेल ब्रॉडबैंड और फिक्स लैंडलाइन कनेक्शन दोनों सब्सक्राइब करने वाले कस्टमर्स को फ्री कॉलिंग की सुविधा दे रही है। एयरटेल के लैंडलाइन ग्राहक 99 रुपए और ब्रॉडबैंड ग्राहक 49 रुपए का पैक लेकर इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। स्कीम के तहत रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक फ्री कॉल किया जा सकता है। कंपनियां घटते सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने के लिए ये कदम उठा रही है। और आवाज अपनाए में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।